तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जतिन जैन। आप सब लोगों का मेरे मेरे चैनल अनाहत नाद म्यूज़िक थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो समय ना जाया करते हुए आज हम बात करेंगे पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति के बारे में, जो कि विस्तृत क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ने में कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने इसका अध्ययन करके बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए हैं, जिसको मैं आप सबको समझाऊंगा, चर्चा करूंगा। मेरा मानना है इतने से ये जो तरीका है, इस तरीके से मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत जल्दी याद करा दूंगा। तो इससे डायग्राम के माध्यम से करने से हमें बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं और पढ़ने में मन लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको सभी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें आपके लिए कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, मैं सभी इसमें कवर करा दूंगा। तो बात करते हैं पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है पाश्चात्य के प्रकार। तो पाश्चात्य पद्धति में विश्व में बता दें कि 4 पद्धति प्रचार में: सोल्फा, न्यूमस, चीब और स्टाफ। ये 4 नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार दोहरा देता हूँ: सोल्फा, न्यूमस, चीब और स्टाफ। अब बात करते हैं सोल्फा स्वरलिपि पद्धति के बारे में। तो जैसा यहाँ बना हुआ है डायग्राम, ये लिखे हैं भारतीय स्वर सा रे गा मा पा धा नी। इसी प्रकार पाश्चात्य पद्धति में सेम स्वरों को ये नाम उच्चारण बदलकर बोले जाते हैं, जिनका नाम है डो रे मी फा सोल ला सी। ये लिखा है हिंदी में डो रे मी फा सोल ला सी। ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसका आधुनिक स्वरूप MS मिस SA ग्लोवर और जॉन कर्बेन ने तैयार किया था। इंग्लैंड में प्रारंभिक संगीत शिक्षा में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। मतलब इंग्लैंड में जब प्रारंभिक संगीत शिक्षा दी जाती है तो इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इस पद्धति में मंद्र एवं तार सप्तक के लिए क्या चिन्ह होते हैं। तो जिस प्रकार भारतीय पद्धति में कोमल के लिए नीचे डैश लगाया जाता है, ये उसी प्रकार इस पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए नीचे स्वरों के नीचे डैश लगाया जाता है, तथा तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर डैश लगाने की प्रथा है। तो ये हो गया मंद्र तार का। आगे बात करते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर के लिए ये कोई चिन्ह ना लगाकर सिर्फ उच्चारण में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे डोरे का ये डारा उच्चारण करेंगे, डोरे का तीव्र तीव्र स्वर में डेरे उच्चारण किया जाएगा, डोरे का डेरे। आगे देखते हैं न्यूमस स्वरलिपि पद्धति। न्यूमस स्वरलिपि पद्धति धर्म की गोद में ये विकसित हुई। रोम के गिरजाघरों तथा चर्च घरों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार के चिन्ह इसमें लगाए जाते हैं: डैश, अल्पविराम, विराम, स्वल्पविराम, आड़ी टेढ़ी रेखाएं आदि। वैदिक कालीन ऋचाओं में, हमारे भारतीय ग्रंथों में इस प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे चीब स्वरलिपि पद्धति की। चीब स्वरलिपि पद्धति ये फ्रांस के गणतज्ञ ने नई पद्धति की रचना की, जिसको चीब पद्धति कहा गया। इसकी विशेषता है स्वरों को गणतीय अंकों में लिखा जाता है। मंद्र तथा तार दर्शाने के लिए इस प्रकार का बिंदु ऊपर तथा नीचे लगाते हैं। तो ये दिया गया है सा रे गा मा पा धा नी, ये भारतीय स्वर हैं। तो इस प्रकार चीब में दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तथा तार के स्वर को दिखाने के लिए सॉरी ये उल्टा हो गया है। तार के स्वर को दिखाने के लिए इसके ऊपर अंकों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, तथा मंद्र के स्वर को दर्शाने के लिए अंकों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। ये इस प्रकार होता है। आगे हम बात करते हैं स्टाफ स्वरलिपि पद्धति के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वरलिपि पद्धति पहले प्रचार में थी, पर अब यह स्टाफ स्वरलिपि पद्धति को प्रचार में लाया गया। इस पद्धति का विकास न्यूमस स्वरलिपि पद्धति से ही हुआ है। इसकी विशेषताएं कुछ, इसमें बार लाइन्स होती हैं। इस प्रकार की आड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं, जिसे हम बार लाइन कहते हैं। ये गोले जैसा जो चिन्ह है, इसको स्वर को दर्शाने का चिन्ह है। आगे हम देखते हैं मुख्य विशेषता। यह पद्धति स्वर, लय और ताल को एक साथ दर्शाने में समर्थ है। आगे देखते हैं स्टाफ का चित्र कैसा होता है। ये है स्टाफ का डायग्राम, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें 5 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5। इसको स्टाफ बोलते हैं। इसमें स्वरों को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो आप ये देखो ध्यान से कि ये जो लाइन है,
स्वर इसके ऊपर है, एक स्वर इसके ऊपर रहेगा और एक स्वर दो लाइन के बीच में रहेगा, फिर वापस इसके ऊपर रहेगा, फिर दो लाइन के बीच में रहेगा। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ये 5 लाइन वाला स्टाफ इस्तेमाल में आता था, फिर मानव के गले की तथा उसकी विशालता को देखते हुए इसे धीरे धीरे 6 लाइन की आवश्यकता पड़ी। फिर धीरे धीरे इसको 11 लाइन वाले बड़े और ग्रांड स्टाफ की कल्पना की गई, जिसमें 11 लाइनें होती थी। ये दर्शा रहे हैं आपको, ये है ग्रांड स्टाफ। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर 11 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 11 लाइनों वाला ग्रांड स्टाफ है। इसमें ये स्वर दर्शाए गए हैं। इस साइड बाईं ओर वाले स्वर हैं, ये तार सप्तक की ओर जाएंगे तथा दाईं ओर वाले स्वर ये मंद्र सप्तक की ओर जाएंगे। आगे देखते हैं इसकी विशेषता, ये कैसे, इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट समझना महत्वपूर्ण है, तो ये मैं समझाता हूँ। एक स्वर के बीच में एक लाइन के ऊपर, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वरों को लिखने का ढंग एक लाइन के स्वर के बीच में तथा एक लाइन के ऊपर होता है। आगे देखते हैं, हर स्वर का एक ही चिन्ह है। इसकी विशेषता यह होती है कि हर स्वर को दर्शाने के लिए सिर्फ एक ही चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सा हो, चाहे रे हो, चाहे गा हो। आगे देखते हैं, आपको ये दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो बीच वाली है, ये हाईलाइट हो रही है लाइन, ये डॉट डॉट, ये क्यों बनाई गई है? तो ये ऊपर से नीचे से 6वीं नंबर की जो लाइन है, इसको बार लाइन कहते हैं। ये डॉट डॉट लाइन है, ये देखेंगे 1 2 3 4 5, ये नीचे से 6वीं नंबर की लाइन है। तो इसमें इसको पूरा नहीं दर्शाने का कारण ये है कि ये जो बीच का स्वर है, ये वाला, ये सा है, ये सा कॉमन रहेगा ऊपर, चाहे तार में जाए चाहे अपन मंत्र में जाए, ये कॉमन सा रहेगा, इसलिए इसको डॉट लाइन से दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, बाईं ओर जाने पे तार सप्तक, दाईं ओर जाने पे मंद्र सप्तक। आगे देखते हैं, कोई रचना जिसमें स्वर सबसे ऊपर का स्वर सा हो। जिस रचना में मान लीजिए कोई स्वर है जो सबसे ऊपर का स्वर सा ही है ना, तो सिर्फ 5 लाइन ही लगेंगे। जिस रचना में सबसे ऊपर का स्वर जो मध्य सा है, उसके ऊपर कोई स्वर नहीं है, तो फिर आगे लाइन बढ़ाने की 11 लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर 5 लाइन ही लगेंगे। आगे देखते हैं क्लेफ के बारे में। ये क्लेफ क्या है? क्लेफ 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेवल क्लेफ और बेस क्लेफ। ये इसका डायग्राम है, आप देख लीजिए, इस प्रकार का ये बनाया जाता है 5 लाइनों के बीच में। इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस रचना में सबसे नीचे का स्वर मध्य सा हो, उसमें ये चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तथा जिसमें सबसे ऊपर का स्वर मध्य सा हो, उसमें ये चिन्ह लगा दिया जाता है। तो चित्र के माध्यम से मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये है ट्रेवल क्लेफ। इस क्लेफ में सबसे नीचे का स्वर जो है, ये देखिए, ऊपर का स्वर ये हो गए सा नी धा पा, ऐसे, तो ये सबसे नीचे आ रहा है, इस लाइन पर ख़त्म हो गया, ये स्वर है सा। सबसे नीचे, इसके नीचे तो कोई स्वर नहीं है ना, ये सबसे नीचे का हो गया, तो इसलिए इसमें ये चिन्ह लगा दिया जाएगा। अब कोई ऐसी रचना है जिसमें सबसे ऊपर का स्वर ही मध्य सा है, तो ये जो आप देखिए जो डॉट लाइन है ना, ये इस बात का संकेत है कि ये मध्य सा का स्थान है, मध्य सा यहाँ पर रखा जाएगा। तो सबसे ऊपर का स्वर देखिए, ये मध्य सा हो गया, इसके नीचे नी धा पा मा गा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई रचना है जिसमें स्वर हमें और बढ़ाने हैं, मतलब सा से भी ऊपर आगे स्वर हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? लाइन तो यहाँ तक ख़त्म हो गई ना, सीमित लाइन है, तो उस स्थिति में हम इस प्रकार से छोटे छोटे लाइनें बनाकर उसके ऊपर स्वर दर्शा देंगे। लाइनों को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वर हमें, जितने स्वरों की आवश्यकता है, वो ऊपर तथा इस प्रकार से नीचे दर्शा दिए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं इसकी विशेषता। पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति में मेन विशेषता ये है कि इसमें कोई भी स्वर अचल नहीं होता। अचल स्वर यानी
जो स्वर अपने स्थान से नीचे या ऊपर एक टोन नीचे या ऊपर जाते हैं वह स्वर चल कहलाते हैं, तथा जो स्वर अपने स्थान पर सीमित रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं जाते, वह अचल स्वर कहलाते हैं। जैसे कि सा और पा। भारतीय स्वर लिपि पद्धति में सा और षडज और पंचम अचल स्वर माना गया है, वह अपने स्थान पर ही निश्चित रहता है। पर पाश्चात्य संगीत पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है। सा भी अपने स्थान से नीचे हो सकता है तथा ऊपर भी हो सकता है। आगे देखेंगे हम कोमल तीव्र को दर्शाने के लिए क्या करते हैं। ये तो बात हो गई शुद्ध स्वरों की। अब कोमल तीव्र के लिए क्या किया जाएगा, तो कोमल के लिए यह चिन्ह होता है, ये निशान आप देख लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा फ्लैट का। इस प्रकार से बी बनाया जाता है, ये हो गया फ्लैट का निशान। शार्प, शार्प यानी तीव्र, तो शार्प के लिए ये निशान इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं डबल बी यानी डबल फ्लैट और डबल शार्प यानी, आगे इसको समझाते हैं। तो कोमल दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सा है, सा ये चिन्ह, इसके नीचे अगर हम ये फ्लैट फ्लैट लगा देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा सा फ्लैट, सा फ्लैट। तो सा इसका अर्थ है सा अपनी अवस्था से एक 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 सेमीटोन नीचे हो गया है। एक सेमीटोन नीचे अगर सा को किया जाए तो भारतीय पद्धति का शुद्ध नहीं आ जाएगा। और यदि इसी को डबल फ्लैट लगा दिया जाए तो यह फिर कोमल नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार ये कोमल स्वर दर्शाते हैं। और यदि सा में शार्प का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये बनेगा कोमल रे, एक सेमीटोन ऊपर, तथा डबल शार्प लगा दें तो एक सेमीटोन और ऊपर हो जाएगा यानी शुद्ध रे। ये भारतीय के हिसाब से है। तो आज हमने बात की स्वरलिपि पद्धति, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के बारे में। आप इसका चित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो अगली वीडियो में हम आगे मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, शुभ रात्रि।